कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू। आप लोग छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं मेरे साथ में। छत्तीसगढ़ में मेंस की सीरीज में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। और लास्ट जो क्लासेस हैं इस पे हमने जो स्थानीय राजवंश हैं, आपके लोकल डायनेस्टी छत्तीसगढ़ के, इन सभी चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, जैसे कि हम सभी डायनेस्टीज को तो पढ़ते हैं, बट हमारा जो सोम डायनेस्टी है एक, है ना, अच्छा, दक्षिण कौशल के सोमवंश, ये कहीं ना कहीं ये टॉपिक छूट जाता है और क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल रहे हैं मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सोमवंश को हम 3-4 पार्ट में अलग अलग देखते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो सोम डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के सोमवंश, जो छत्तीसगढ़ का हमारा इतिहास है, दक्षिण कौशल, ये दक्षिण कौशल वाला पूरा एरिया है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो मैकल रीजन है, इस समय आपको इधर भी मैकल के सोमवंश दिखेंगे। उड़ीसा संबलपुर वाले में आपका उड़ीसा का सोमवंश देखेंगे, ठीक है। इधर कांकेर वाले क्षेत्र में भी सोमवंशियों का शासन था, और आपको पता भी होगा उत्तरी क्षेत्र में भी सोमवंशियों का शासन था। यहां पर हमने देखा जो पांडु डायनेस्टी के थे, ठीक है, वो सोमवंशी थे। बाद में अपने आप को इंडिविजुअल करने के लिए उन्होंने पांडु डायनेस्टी जो है वो अपनाया। दैट मींस वो कहलाने लगे, वो खुद को पांडु डायनेस्टी से इंट्रोड्यूस करते थे, और वो आफ्टर ऑल वो भी सोम डायनेस्टी के ही थे। और आपको पता ही होगा कि जो कलचुरियों का जब आगमन हुआ छत्तीसगढ़ में, तो वो आपके सोम डायनेस्टी के रूलर्स को ही हरा करके यहां पर अपनी सत्ता जो है वो स्थापित किया। तो सोम डायनेस्टी आपके चारों ओर लगभग दिखेंगे, जिसको हम दक्षिण कौशल के सोमवंश के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का जो क्लासेस है। यहां पर हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ या फिर दक्षिण कौशल के सोमवंश। मैं पर्टिकुलर आपका, ठीक है, किसी कांकेर के सोमवंश या फिर मैकल के सोमवंश के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दक्षिण कौशल के सोमवंश की। दैट मींस ओवरऑल छत्तीसगढ़ का कंप्लीट एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं। तो सोमवंश के बारे में अगर आप बोलेंगे, ठीक है, यहां पर इनको जानने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है कि सोमवंश के राजवंश भी दक्षिण कौशल के राजवंश थे। दैट मींस ये बाहर से नहीं थे, ये पूरा का पूरा दक्षिण कौशल के सोमवंश के नाम से ही पढ़ते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आए, जैसे कि कलचुरी भी आपके त्रिपुरा से आए, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के कलचुरी बोलते हैं। वो इंडिविजुअल, उनका सत्ता या उनका रोल यहां पर स्टैब्लिश हो चुका था, यहां पर स्थापित हो चुका था। इसी वजह से हम क्या पढ़ते हैं, दक्षिण कौशल के सोमवंश। अभी जो हम बात करेंगे ये पूरा का पूरा मेनली आपका छत्तीसगढ़ के ही सोमवंश है, याद रखिएगा। फिर उड़ीसा, इनका जो एक्सपांशन है वो उड़ीसा संबलपुर कालाहांडी वाले क्षेत्र में यहां तक था। अगर हम बात करें उस टाइम की बात, ठीक है, दैट टाइम, तो यहां पर जितने जिले थे छत्तीसगढ़, ठीक है, इसके भाग में आते थे। जैसे 1905 इसमें क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, और जो संबलपुर वाला क्षेत्र था वो कहां चला गया, आपका बंगाल वाले क्षेत्र में चला गया। जबकि छोटा नागपुर वाला हिस्सा है वो मध्य प्रांत में है, जो आज छत्तीसगढ़ का है। कोरिया, चांगबखार, ठीक है, जसपुर सरगुजा वाला जो एरिया है, ये आपके कब हुए, 1905 में हुए। लेकिन उससे पहले ये पूरा का पूरा क्या था, एक्सपांशन था दक्षिण कौशल के सोमवंशियों का, याद रखिएगा। ठीक है, इस समय भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन हुआ, जिससे क्या हुआ, ये उड़ीसा में चले गए। माने संबलपुर हमारे छत्तीसगढ़ से अलग बिल्कुल भी नहीं था, वो हमारा ही क्षेत्र था। इस चीज को आप ध्यान में रख करके पढ़ेंगे तो उड़ीसा के सोमवंश करके हम नहीं पढ़ेंगे, वो छत्तीसगढ़ का ही या दक्षिण कौशल का सोमवंश था। जो आपका छत्तीसगढ़, जो आज का हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, ये भी उसका एक पार्ट था, संबलपुर भी उसका पार्ट था, और अनूपपुर वाला जो MP का कुछ बहुत सारे एरिया है, ये भी आपके दक्षिण कौशल के ही हिस्से थे, याद रखिएगा। ठीक है, सोमवंशी राजाओं का बहुत से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले जिसमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। कहां पर मिले, थोड़ा सा देख लेते हैं। मैकल, जो मैकाल या फिर मैकल रेंज है, इस पे मिलेंगे। कौशल में मिलेंगे, उत्कल क्षेत्र में भी हमको देखने को मिलते हैं। कलिंग और उत्कल आपका उड़ीसा का नॉर्थ वाला रीजन है। यहां पर इसके क्या हुए, इंस्क्रिप्शन या अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको साहित्यिक क्या होते हैं, जो आपके लिटरेचर से जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शन ऑलरेडी एनक्रिप्टेड होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जिसको बाद में डिकोड कर लिया गया हो। इसमें सिक्के हो सकते हैं, ठीक है, स्थापत्य संबंधी कोई भी प्रमाण हो सकते हैं, जो भी आपके आर्किटेक्चर्स वगैरह इन्होंने यूज किया है।
तो कहीं ना कहीं आप शिलालेख हो गया, स्टोन इंस्क्रिप्शन वगैरह, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन वगैरह हो गए, या फिर किसी और तरह के लेख जो है इसमें शामिल होते हैं। याद रखिएगा, दीवालों पे भी उकेर सकते हैं, किसी पे भी। ये प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं। और सोमवंशियों को, ठीक है, इनकी राजधानी ये श्रीपुर है, याद रखिएगा, वही सिरपुर, हमारा सिरपुर, ठीक है, से बदलकर ये क्या कर दिए, बाद में विनितपुर चले गए, ठीक है, बाद में कहा, विनितपुर चले गए। और सोमवंशी शासकों की उपाधि जो काफी फेमस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, ठीक है, कि त्रिकलिंगाधिपति, ठीक है, आपको पता ही है, कांतार, कलिंग और आपका कोसल, ये तीनों जगह पर जो शासन करे, पूरे तीनों क्षेत्रों पर जिसका साम्राज्य हो, वो कहलाते थे त्रिकलिंगाधिपति। आपको पता ही होगा। तो ये कौन सा टाइटल लेते थे, जनरली इनका पूरा का पूरा क्षेत्र था, माने वो उड़ीसा के नहीं है, उड़ीसा क्षेत्र भी इनका था, आपके दक्षिण कौशल के तो थे ही थे, ठीक है, और आपके कांतार वाले क्षेत्र तक, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का आपका अनूपपुर जिले वगैरह है, ये कौशल, दक्षिण कौशल का ही पार्ट था। तो पूरे क्षेत्र में राज्य के करने के कारण ये टाइटल लेते थे त्रिकलिंगाधिपति। याद रखिएगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार क्वेश्चन ये आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट किया है। इन शासक अपने आप को कभी भी, ठीक है, पांडु वंश का नहीं कहा। याद रखिएगा, पांडु वंश वाले अलग हैं, वो लोग सोमवंशी थे, लेकिन वो पांडु वंश कहलाए। ये सोमवंशी ही शासक हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अलग से, ठीक है, ये पांडु वंश वाला हम पहले से देख चुके हैं। इसके जो आपको नाम मिलेंगे, ठीक है, इसके नाम पर पांडु वंश के नाम के नरेशों के नाम पुनरावृत्ति है। दैट मीन्स जो इन्हीं के नाम पर पांडु वंश ने बाद में शासन किया, यानी सोमवंशी और पांडुवंशी, तो उसको मैंने पांडुवंशी ही पढ़ाया है, जो कि सोमवंशियों से थे। याद रखिएगा, ठीक है, ये अलग सोमवंशी हैं, याद रखिएगा। जैसे इनकी पुनरावृत्ति नहीं है, जैसे इनके पिता शिवगुप्त हुआ, तो यहां पर वो पांडुवंश वाले शिवगुप्त नहीं है, ये दूसरे हैं, याद रखिएगा, लेकिन उनके भी नाम में ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो पुत्र भवगुप्त होगा। याद रखिएगा, ये जो है ना बहुत बार रिपीट होंगे, माने अगर शिवगुप्त है तो उसका बेटा क्या होगा, भवगुप्त होगा, फिर उसका, ये एकदम कॉमन दिखेगा आपको, ठीक है, शिवगुप्त, भवगुप्त, ये कॉमन आपको देखने को मिलेगा कि वो पिता का जो पुत्र होगा वो भवगुप्त होगा ही, ठीक है। और यदि पिता भवगुप्त हुआ तो पुत्र का नाम क्या होगा, शिवगुप्त होगा। तो ये वाइस वर्सा चल रहा है एकदम सीरीज में, ये चीजों को आप याद रख सकते हैं। ये तो कितनी बार पूछा गया एग्जाम में कि त्रिकलिंगाधिपति जो टाइटल है वो सोमवंशी रूलर लेते हैं। और अगर सिर्फ उड़ीसा का सोमवंशी होता तो क्या हमारे छत्तीसगढ़ में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं सोमवंशियों से। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसमें डेटा में कमी होती है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। ये दक्षिण कौशल के ही सोमवंश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। अगर इनके काल निर्धारण की बात करें, ठीक है, काल निर्धारण की अगर हम बात करें तो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, देखिए यहां पर काल निर्धारण क्या होता है, अलग अलग जो आपके इतिहासकार होते हैं उनका व्यूज अलग अलग होते हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं कुछ डेट वगैरह में चेंजेस आते हैं, लेकिन आपको सीधा सीधा प्रूफ मिल जाता है कि भाई हाँ यही चीजें हैं, ठीक है, तो आपका सभी इतिहासकार उसको मानेंगे। अगर हम बात करें सोमवंशियों में, ठीक है, चलिए सोमवंशी शासनकाल के सभी इतिहासकारों का मत क्या होता है, अलग अलग आपको मिलता है। क्यों अलग अलग मिलता है, क्योंकि इनका एग्जैक्ट टाइमिंग कब सत्तारूढ़ हुए, सिंहासन में आए, तो ये कॉइन वगैरह जो जारी होते हैं, कोई आर्किटेक्चर वगैरह होता है तो उसमें तो वो लोग करते हैं, लेकिन राज्याभिषेक के बारे में उतनी जानकारी हमको नहीं मिलती। इसी वजह से इन सब चीजों में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। देखो फलीट और किल्हार्न, ये किल्हार्न और फलीट ये सोमवंशी द्वारा उपयोग में लाई गई लिपि है, माने इनका अलग से अपना इंस्क्रिप्शन था, याद रखिएगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लिपि, इनकी अपनी भाषा थी, अपनी लिपि थी, याद रखिए, ठीक है। इनको कैसे मानते हैं हम, 9वीं से 11वीं शताब्दी हम बीच में लेकर के चलते हैं, 9 से आपका 11th सेंचुरी, याद रखिएगा, अंत तक माना गया है। और डॉक्टर अजय मित्र शास्त्री, ठीक है, इनका कहना है कि 9वीं शताब्दी से ये 11वीं शताब्दी है, इनके अंत तक है। यही डॉक्टर श्याम कुमार जो पांडे हैं वो क्या कहते हैं कि पहला शासक जो शिवगुप्त था वो 850 ईस्वी के आसपास से आपका शासन में आया, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट इनका भी नहीं है क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ मिला ही नहीं है। अंतिम शासक की अगर हम बात करें, महाशिवगुप्त पंचम, ठीक है, पंचम कर्ण जिसको बोला जाता है, महाशिवगुप्त पंचम कर्ण, इनका था 1113 ईस्वी तक ये शासन किया। और सोमवंशी शासन जो है 263 वर्ष का होता है, इसके अकॉर्डिंग, किनके अकॉर्डिंग, डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अकॉर्डिंग। और ये मेंस में आपको रेफरेंस देना जरूरी है भाई,
आप जब भी मेंस में लिखें तो अपना व्यूज उसको बना करके नहीं लिखेंगे। ज्यादातर कोशिश करिए कि आप इन जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, हमारे इतिहासकार हैं, उनके व्यूज को दीजिए कि भाई ये ऐसा मानते हैं और वो इतिहासकार वैसा मानते हैं, तो उसमें मार्क्स जो है आपको ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज क्योंकि आप रेफरेंस के साथ बात कर रहे हैं डेटा पे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप रेफरेंस का जरूर यूज करें। फिर यही हम बात करें डॉक्टर पीएल मिश्रा की, ठीक है। इनके अनुसार 750 से ये लगभग 1000 ईस्वी तक है। क्यों है ये भी सबका आधार है। आपको भी पता है कि सोमवंशियों को हरा करके ही कलचुरी आया और 1000 में ही इनकी क्या हुई भाई, सत्ता समाप्त हुई सोमवंशियों की, और कलचुरियों की जो है वो यहां पर स्थापना हुई। इसलिए ये 750 से 1000 के आसपास मानते हैं, और ये लगभग 2.5 वर्ष, ठीक है, 250 साल मानते हैं, याद रखिएगा। श्री राम नेमा जी हैं हमारे, ठीक है। उनके अनुसार 910 से 1118 तक चला, क्योंकि वहां से उत्तरी क्षेत्र से सोमवंश लोग हटे, लेकिन कांकेर क्षेत्र में या फिर हमारे छत्तीसगढ़ के और कोई क्षेत्र में है, उस सभी को काउंट वो कर रहे हैं, इसीलिए 1118 तक ये लिए, ठीक है। जबकि इनका सिर्फ नॉर्थ रीजन वाले थे, इसलिए सोमवंशी शासक का काल जो है लगभग 208 ईयर्स जो है वो रहा। तो अपना अपना व्यूज हैं यहां पर, इंपॉर्टेंट है। अजय मित्र शास्त्री, डॉक्टर श्याम कुमार पांडे जी और पीएल मिश्रा जी, डॉक्टर पीएल मिश्रा हैं, और श्री राम नेमा। तो ये आपके मेन हिस्टोरियंस हैं, इनके व्यूज हैं। आप इतना जान लीजिए कि 1000 के आसपास नॉर्थ क्षेत्र में जो है वो थे, ठीक है। उसके बाद कुछ हिस्से में कांकेर वाले क्षेत्र में काफी पुराने हैं, इसलिए वो लेट तक शासन कर पाए, क्योंकि वहां पर, यहां तो कलचुरी हरा दिए, वहां पर उनको नहीं हराया गया था, इसलिए वो बाद में भी शासन कर रहे थे। और आप देखेंगे पुराना, तो इसमें पांडु वंश का जो शासनकाल है वो मेनली आपका मिड एरिया में था, तो नॉर्थ एरिया में सोमवंशी लोग थे, याद रखिएगा। बाण वंश जो है, बाण वंशी शासक, उसको फिर से हरा दिया गया था, पाली वाला, ठीक है। कौन? सोमवंशी लोग। फिर बाणवंशी वाले को कौन हराए थे? वही कलचुरी हराए थे 950 के आसपास, तो उसको भी रेफरेंस में लिया जाता है। फिर वो बाणवंशी जो है उसको हराए कलचुरी लोग। फिर कलचुरी जो आए थे, ठीक है, आपके शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग, ठीक है, कोक्कल फर्स्ट के जो पुत्र थे, तो उन्होंने क्या किया था, वो अपने भाइयों को बैठा दिया था और वापिस चला गया, तो उसको फिर से सोमवंशी शासक वहां पर क्या किया, अपना कब्जा जमा लिए थे। बाद में फिर वो सोमवंशी रूलर को ही हराते हैं, कौन? कलिंग राज, जो कि लक्ष्मण राज के पुत्र थे, और वहां से वास्तविक रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में कलचुरी जो शासन है वो स्थापित हो पाया, ठीक है। तो ये आप लोग डेटा को क्लियर रखें, याद रखिएगा। इसमें हम इंपॉर्टेंट रूलर्स को देखेंगे, काफी डिटेल में देखने वाले हम लोग, क्योंकि मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं सोमवंशियों के बारे में। तो सोमवंशी शासक अपनी वंश की उत्पत्ति सोम अर्थात चंद्रमा से मानते हैं, याद रखिएगा, चंद्रमा है ना, ओरिजिनेटेड फ्रॉम मून। सोम का अर्थ ही होता है, ठीक है, आप सोमवार आप देखे होंगे तो पंचांग या फिर कैलेंडर में भी वहां पर चंद्र का साइन जो है वो होता है, ठीक है। इसीलिए ये सोम या चंद्रमा से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, इसीलिए अपने आप में ये क्या कहलाएं, सोमवंशी कहलाएं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें शिवगुप्त, ठीक है, ये आपको मिलेंगे, ये 850 से 880 तक इनका शासनकाल रहा। सोमवंश का प्रथम शासक शिवगुप्त को माना जाता है, यही शिवगुप्त है, ठीक है। शिवगुप्त भावगुप्त कॉमन मिलेगा आपको। तो 850 से आपका 890 माने 9th सेंचुरी आपका आ रहा है, ठीक है। इनकी जानकारी इसके पुत्र के जो अभिलेख हैं, ठीक है, सोमवंश का जो शासक था कौन, आपका शिवगुप्त, इसकी जानकारी इसके पुत्र जो भावगुप्त हैं, ठीक है, जिसको महाभावगुप्त जन्मेजय, जयमोह बोला जाता है, ठीक है, इनके अभिलेख से मिलता है। इनके बारे में जानकारी इन्हीं के, या इनका कोई इंस्क्रिप्शन हमको नहीं मिलता, इनके जो पुत्र थे उनके इंस्क्रिप्शन में हमको मिलता है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए, वो अपने पिताजी का नाम लिखेंगे ही, तभी तो हमको उसके बारे में पता चल पाया कि भाई जो महाभावगुप्त थे, ठीक है, जन्मेजय, जन्मेजय, जयमोह भी बोला जाता है, वो भी यही है, याद रखिएगा। तो इन्होंने अपने पिताजी के बारे में भी लिखा, ठीक है। क्या लिखा शिवगुप्त के बारे में कि भाई ये इनके पिताजी हैं, मतलब उससे पहले ही शासन कर रहे होंगे, इसीलिए ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा, महाभावगुप्त जो थे जन्मेजय, इनके इंस्क्रिप्शन में मिलता है शिवगुप्त का नाम, जिसको उन्हीं के अकॉर्डिंग, उनके शिलालेख के अकॉर्डिंग इनका फाउंडर माना गया है। किसका? मेन जो दक्षिण कौशल के सोमवंश थे उनका, ठीक है, याद रखिएगा। अगर इनकी उपाधि बात करें, किनकी, शिवगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं, परम भट्टारक। ये भट्टारक जो आपका टाइटल है ना, ये आंध्रा के जो पल्लव जो शासक थे वो लोग ज्यादातर लेते थे, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। और क्या लेते थे, महाराजाधिराज और परमेश्वर, परमेश्वर हो गया, भट्टारक हो गया, और महाराजाधिराज हो गए। ये इनके प्रमुख टाइटल रहे हैं सोमवंशी रूलर के, ठीक है। महाभावगुप्त के बारे में बात करें, फर्स्ट के बारे में, जिसको जन्मेजय के नाम से जाना गया है। इसके बाद ये शासन किए 920 के आसपास, ठीक है, 880 से 920 मतलब लगभग 40 साल, ठीक है।
शिवगुप्त के पश्चात उसका पुत्र महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय सोमवंशी शासक हुआ। ठीक है, इसका और अन्य नाम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफी फेमस ये रूलर हैं, धर्मकंदर्प और स्वभावतुंग। याद रखिएगा, धर्मकंदर्प और स्वभावतुंग के नाम से भी जानते हैं। किसको? महाभवगुप्त जन्मेजय जयमऊ को, याद रखिएगा। ठीक है, इनके जो ताम्रपत्र मिले कितने? तो लगभग 13। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 13 ताम्रपत्र जो है वो मिले हैं जो इनके बारे में बखान करते हैं। और प्रथम ताम्रपत्र से तत्कालीन दक्षिण कौशल की राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक दशा की झलक जो है वो मिलती है। दैट मीन्स उसमें आपका जो कॉपर इंस्क्रिप्शन जो मिला है ताम्रपत्र, ठीक है, उसमें जो कलाकारी की गई है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो पॉलिटिकल है, सोशल है और आपका कल्चरल जो एक व्यूज जो है वो नजर आते हैं उनके कॉपर इंस्क्रिप्शन में, पहले वाले में ही। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी उपाधि की बात करें महाभवगुप्त की, तो इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति जो है वो लिया था। ठीक है, इससे पता चलता है कि त्रिकलिंग, ठीक है, माने क्षेत्रों पर भी इसका अधिकार था। और त्रिकलिंग क्या है? तो हमने देखा था क्या क्या, कौशल, कलिंग और कांतार, ये पूरा का पूरा एरिया याद रखिएगा। ठीक है, इनका शासन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो संबलपुर जो उड़ीसा वाला क्षेत्र था वो हमारे छत्तीसगढ़ का कौशल में ही था। ठीक है, याद रखिएगा। बलांगीर, ये भी आज के डेट में उड़ीसा में पड़ता है। महानदी के दक्षिणी भाग पूरा का पूरा साउथ वाला, ठीक है, कांकेर तक पूरा ये था। और सारंगढ़, सिरपुर वाले क्षेत्र में इनका शासन जो है वो था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाशिवगुप्त, जिसको ययाति कहा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा भी गया है। ये जन्मेजय का पुत्र था। अब शिवगुप्त, भवगुप्त, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी विनीतपुर, ठीक है, इसको बदल दिया और क्या रख दिया? अपने नाम पर ययाति नगर कर दिया। जो विनीतपुर करते थे ना, पहले सिरपुर था, फिर विनीतपुर चला गया वहां से ट्रांसफर होके, और उसी विनीतपुर का नाम जो है वो ययाति नगर कर दिया गया। सॉरी किसके द्वारा? तो आपका जन्मेजय का जो पुत्र था महाशिवगुप्त ययाति, इसके नाम में ही टाइटल है, इसलिए उन्होंने ययाति नगर कर दिया। ठीक है, इन्होंने लगभग 30 से 35 वर्ष शासन किया, क्योंकि सभी साहित्यकारों का मत अलग अलग है, याद रखिएगा। डॉक्टर मिश्रा क्या कहते हैं? इनका कार्यकाल 840 से 75 के आसपास रहा होगा, लेकिन पांडे जी बोल रहे हैं कि 920 से लेकर के 955 तक था। ठीक है, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाते हुए जो भौमकर, ठीक है, भौमकर का जो राज्य था उस पर अपना अधिकार जमा लिया। माने ये प्रतापी शासक था जिसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया, ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चेदी शासकों को भी इन्होंने परास्त किया, क्योंकि आपको पता ही है जो कौशल का क्षेत्र है वो चेदी महाजनपद में आता था। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जो भवगुप्त द्वितीय हुए फिर इसके बाद, ठीक है, इनका नाम भीमरथ था। भीमरथ, याद रखिएगा। इनका 950, ये ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं कर पाओगे तो। ये महाशिवगुप्त ययाति के पश्चात उसका पुत्र महाभवगुप्त द्वितीय भीमरथ, है ना, ये आपका टाइटल इंपॉर्टेंट है। गद्दी पर बैठा, इनका शासनकाल लगभग 20 वर्ष का था। कलचुरियों ने कौशल और ओड्र पर आक्रमण कर वहां के शासक को परास्त किया। तो याद आ रहा होगा आपको, कलचुरिया जो है, कलचुरी लोग जब आए तो इसी समय, ठीक है, कौन? तो शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतंग, वही जो है वो हराए थे। आक्रमण के संभावना के बावजूद अपना साम्राज्य को सुरक्षित भी रखे इन्होंने। ठीक है, उपाधि त्रिकलिंगाधिपति, शैव धर्म के उपासक थे, याद रखिए, भगवान शिव को मानते थे। कटक ताम्रपत्र में, कटक आपका उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, रत्न रूपी राजाओं में वह श्रेष्ठ रत्न थे, ये ऐसा लिखा हुआ मिलता है। दैट मीन्स इनका काफी अच्छा नाम था, रत्न रूपी राजाओं में श्रेष्ठ रत्न, सबसे बेस्ट आपका जेम्स कहा गया इसको, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कटक ताम्रपत्र से इनके बारे में मिलता है। और दक्षिण कौशल के सोमवंशी त्रिकलिंगाधिपति थे, यह टाइटल लेते थे, ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर महाशिवगुप्त द्वितीय आएगा, धर्मरथ, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, धर्मरथ, ये आप लोग याद रखिएगा, इनका कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट आपको डिटेल्स मिलेंगे, अभी देख लेते हैं। ठीक है, महाभवगुप्त सेकंड, जिसको भीमरथ के पुत्र महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ सिंहासन पर बैठा, उसका केवल एक ताम्रपत्र मिलता है जो खंडपारा माहौलपारा से प्राप्त होता है। ये भी उड़ीसा आपका वही वाला क्षेत्र है, शैव धर्मी था। और द्वितीय परशुराम कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड परशुराम किसे कहा गया है? तो आपका धर्मरथ, महाशिवगुप्त सेकंड, ठीक है, धर्मरथ। और
जो ब्रह्मणेश्वर मंदिर का शिलालेख है वहां से इनके बारे में जानकारी मिली है और त्रिकलिंगाधिपति के ये टाइटल लिए हैं। साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। इसकी राजमुद्रा में कमल पर बैठी लक्ष्मी जो है वो मिलती है। याद रखना, जो आज हम लोग देखते हैं, ठीक है, माता लक्ष्मी का जो एक पिक्चर आता है जो कमल पर बैठे होती हैं, उन्हीं का जो टाइटल है कहां पर मिलता है, ये इनके, ठीक है, राजमुद्रा में, ठीक है, जो राजकीय मुद्रा था उसमें देखने को मिलता है। तृतीय की बात करते हैं, नहुस की, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूर्ण रूप से अशांति था इनके शासनकाल में। महाश्वेगुप्त द्वितीय धर्मरथ का भाई था, ये उसका बेटा नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है। इनके शासनकाल में अगर हम बात करें, ठीक है, इसके भाई इंद्ररथ ही उसको राजा मानने से इनकार कर देता है और बाद में वही खुद राजा बन जाता है। इंद्ररथ एक बहुत ही प्रतापी शासक हुए बाद में, या आप लोग याद रखिएगा, इससे सोमवंश जो है वो कमजोर पड़ जाता है। तो ये आपका इंद्ररथ को याद रखना 1010 से 1022। इसका शासनकाल चुनौती भरा था, ठीक है, ये आप लोग याद रखें। भोज, परमार, चोल वंश के शासक, भोज, परमार और चोल वंश के जो आपका राजेंद्र फर्स्ट था उसके साथ इसकी लड़ाई हुई है। सोचो कितना प्रतापी राजा है राजेंद्र फर्स्ट, उसके साथ आपका इंद्ररथ की लड़ाई हुई। ये भी एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ठीक है। राजाओं द्वारा कलिंग उत्कल ओड्र के विजय के उल्लेख मिलते हैं और इनमें उनका उल्लेख मिलता है, दैट मींस ये इनसे हारे भी होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। इंद्ररथ पर परमार राजा भोज और चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने संयुक्त रूप से आक्रमण किया, जिसके कारण युद्ध क्षेत्र में ये मारा गया होगा, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि इसके बाद इनकी कोई जानकारी नहीं मिलती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, संयुक्त रूप से जब हमला हुआ तब वो हार पाए। इंद्ररथ को अपने वंश के अभिमन्यु से भी लड़ना पड़ा था, एक इन्हीं के वंश के अभिमन्यु थे, ठीक है, उनसे भी लड़ाई करनी पड़ी थी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एक राजा है इंद्ररथ, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। अभी तक हम लोग देख रहे थे दक्षिण कोसल के सोमवंश, जो पूरा का पूरा लगभग छत्तीसगढ़ वाले एरिया में इनका शासन था, ठीक है। तो पांडु वंश के बाद में हमको कोई जानकारी खास मिलती नहीं है सिरपुर वाले क्षेत्र में, तो उस साइड में आपका सोमवंशी शासक ही फिर बाद में आए, याद रखिएगा, ठीक है। इंद्ररथ के बाद महाश्वेगुप्त तृतीय चंडीहर ययाति, ठीक है, जो अभिमन्यु का पुत्र था, यह सत्ता में आया और अभिमन्यु से लड़ना पड़ा था इंद्ररथ को, आपको पता होगा। इन्होंने 18 वर्ष तक शासन किया। इसके पश्चात उसके पुत्र महाभवगुप्त चतुर्थ, जिसको बोला जाता है उद्योग केसरी, यह भी पूछा गया एग्जाम में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उद्योग केसरी 1040 से 65 तक इसने, ठीक है, अपने भाई अभिमन्यु को कौशल क्षेत्र का उपराजा नियुक्त किया, खुद राजा थे और उसको उपराजा नियुक्त किए। इसके पश्चात महाश्वेगुप्त चतुर्थ जन्मेजय, ठीक है, आप जन्मेजय देख चुके हो सेकंड वाले में। महाभवगुप्त पंचम, जिसको पुरंजर कहा जाता है। अन्य सोमवंश शासक अंतिम की अगर हम बात करें तो कर्ण केसरी था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो लास्ट जो सोमवंशी शासक जो मिलते हैं, इनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलता, कौन कौन राजा बना, कैसा हुआ, बस यही मिलता है, ठीक है। कलचुरी जो राजा थे जाजल देव ने सोमवंशी शासन का अंत कर दिया, यह माना जाता है। हम लोग देखेंगे कलिंग राज वाला अलग था, यहां पर इन लोग का कहीं ना कहीं शासन जो सिरपुर वाले क्षेत्र में था ही, उसको अंत किसने किया, तो जाजल देव ने काफी विस्तार किया, साम्राज्य विस्तार, क्योंकि रतनपुर और सिरपुर जो है एकदम अलग अलग ईस्ट और वेस्ट है ना, ऐसे हैं, तो इन साइड इनकी पकड़ कमजोर थी, तो याद रखिएगा। और उड़ीसा क्षेत्र में पूरा का पूरा सोमवंशी शासन जो है वो, सोमवंशी शासक जो है वो शासन करते थे, तो इसलिए कुछ नाम है। लास्ट याद रखिएगा आपका कर्ण केसरी, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उद्योग केसरी, कर्ण केसरी को पूछा गया है। इनकी थोड़ी सी शासन व्यवस्था के बारे में भी जानकारी आपको मिल रही है, ठीक है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन से, जो कि आपको जानना चाहिए। सोमवंशी शासन का उसके ताम्रपत्र से शासन व्यवस्था का पता चलता है, जैसे कि क्या क्या वर्ड मिलता है, देश मिलता है, कौशल मिलता है, माने कौशल देश, मध्य देश, आंध्र देश, दक्षिण कौशल देश, ठीक है, ऐसे ऐसे उसमें नाम जो है वो अंकित है, इनका उल्लेख मिला है। यहां पर विषय के बारे में जानकारी मिलती है, और विषय क्या था, ये आज के जो इतिहासकार वो क्या मानते हैं, वर्तमान समय में जैसे जिले हैं, राज्य जो जिले में बटे हैं, वैसा ही उनका जो राज्य था वो विषय में बटा होता था, जिसके हेड जो है विषयपति होते थे, एक कॉमन है, आपको पता ही है, ठीक है, विषय रहा होगा, जिसमें अलग अलग और भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे छोटे छोटे, जैसे आपका जिला है, फिर वो आपका किस में बटा हुआ है, सब डिवीजन में बटा हुआ है, अनुविभाग में, फिर तहसील में, फिर आपका आरआई क्षेत्र में, फिर आपका हल्का नंबर, ऐसे बटे हुए ना प्रशासनिक। वैसे ही ये जो आपका विषय था वो भी बटे हुए थे, पोटा, ओंगटक, ठीक है, कासलोडा, निमन, ठीक है, संदाना और तोक्कार, इस टाइप के आपको वर्ड्स जो है वो देखने को मिलेंगे। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मंडल। मंडल नामक एक प्रशासनिक इकाई का जिक्र मिलता है,
ठीक है, जैसे कि मंडलेश्वर और ये सब देखे हो ना, उसका उल्लेख मिलता है, जैसे गीगा मंडल, ठीक है, और संबर, वड़ी, रोंगड़ा इत्यादि, ये सब मंडल के आपके, ठीक है, नाम है, टाइटल है, और मंडल भी डिवाइड होते थे। इनकी प्रशासनिक अधिकारी में हम बात करें तो कुछ कुछ कॉमन मिलते हैं, जैसे यथा, महासंधि विग्रहे, कलचुरी में भी आपको देखने को मिला, राज्ञी, राजपुत्र, राणक, ठीक है, राजवल्लभ, फिर मंत्री भी इसमें थे, ठीक है, महाक्षपाल, जैसे महाक्ष पटलिक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कलचुरियों में, यहां महाक्षपाल, कायस्थ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, समाहर्ता, दंडपासेक, कोटवार, चाट भाट, इस टाइप के ये सब प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। तो होप सो आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा ये सोमवंशी शासक जो दक्षिण कौशल के स्पेशली थे, ठीक है, कांकेर और इस क्षेत्र के जो सोमवंशी शासक है इसको हम अलग से देखने वाले हैं। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा आप लोग प्रिपेयर करें, बार बार लिखें, क्योंकि ये इतिहास में एक नया फैक्ट होगा आप लोगों के लिए, बहुत कम लोगों को पता होता है, ये बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार वीडियो देखिए और इसको लिख करके प्रैक्टिस करिए अपने आंसर्स को, ठीक है। अब देखते हैं कांकेर का जो सोमवंश है, ठीक है, कांकेर का आपका सोमवंश बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोमवंश का शासन छत्तीसगढ़ के कांकेर राज्य में आपको 1125 से आपको 1344 ईस्वी तक देखने को मिलेगा। सिंहराज इस वंश का संस्थापक माना जाता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। कांकेर के जो सोमवंशी हैं इसके फाउंडर कौन है, आपके सिंहराज, याद रखिएगा। माना जाता है कि सोमवंश पांडु वंश की एक शाखा थी, माने या तो पांडु वंश को सोमवंश का शाखा मान लीजिए या सोमवंश को पांडु वंश के शाखा मान लीजिए, दोनों वाइस वर्सा, याद रखिएगा, जो कालांतर में सोमवंश के रूप में कांकेर में स्थापित हुई, ये बोलना चाह रहे हैं। जब सिंहराज की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसके बेटे व्याघ्रराज जो है वो राजा बना, याद रखिएगा। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और उसके राज्य में चौथे वर्ष में कलचुरी राजा के हमले का सामना भी करना पड़ा, ठीक है। राज्य के कुछ भाग को खो भी दिया, सफलतापूर्वक 1166 ईस्वी तक शासन किया है और भैरव के मंदिर का निर्माण करवाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भैरव मंदिर का निर्माण, ठीक है, आपका कांकेर वाले क्षेत्र में भैरव जो टेंपल है उसको किसने किया भाई, तो आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। सिंहराज के मृत्यु के बाद उसके जो बेटे थे व्याघ्रराज, वो जब राजा बना तो उन्होंने भैरव टेंपल का निर्माण करवाया। ये आपसे पूछा जा सकता है प्री में भी और मेंस में भी, ठीक है, और इसके लिए उन्होंने कुछ भूमि दान में भी दिए, इसका भी उल्लेख मिलता है। व्याघ्रराज, ठीक है, अगर बात करें तो बाद में 1166 ईस्वी के बाद, इसके बाद बोपदेव, ठीक है, ये मिलता है। इसके बाद व्याघ्रराज के बाद इन्होंने 1184 तक शासन किया, लेकिन मुख्य शक्ति जो थी वो कलचुरियों के अधीन आ चुकी थी, तो कलचुरी को ही आप मेन मान सकते हो या उसके अंतर्गत उनके क्या बोलना चाहिए, उनका अधीनस्थ, ठीक है, अधीनस्थ ये राजा थे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे आप लोग कि उनके अधिसत्ता, ठीक है, या अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी, तब तक ये राज किए। तो बोपदेव ये इंपॉर्टेंट है और इसके 2 पुत्र थे, कृष्णा और सोमराज, तो सोमराज भी आपको नाम मिलेगा। बोपदेव के मृत्यु के बाद उसके जो दोनों पुत्र थे, ठीक है, इसके बीच लड़ाई हुई, कृष्णा राजा बना और सोमराज की संतुष्टि के लिए, ठीक है, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। आपका सोमराज भी एक राजा जो है वो पाया, ऐसा नहीं कि सोमराज कुछ नहीं बना, उसको भाई ने उसको वो जगह दिया, लेकिन मेन आपका कृष्णा ही जीता था। इसमें अगर हम बात करें कर्णराज, जिसको कृष्णा के नाम से जानते थे, एक बहादुर और धार्मिक राजा था। सिहावा में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिहावा में भगवान शिव का मंदिर बनवाया, किसने, कर्णराज या फिर कृष्णा, जो कि एक कांकेर का सोमवंशी राजा था। मंदिर कहां पर बना रहे हैं, तो आपका सिहावा क्षेत्र। आप हलवा विद्रोह भी देखेंगे ना, तो वो अजमेर सिंह इस सिहावा वाले क्षेत्र तक आता है और वहां पर भी मारा जाता है, याद रखिएगा। तो यहां तक इनका कांकेर के सोमवंशियों का क्या था, शासन था, याद रखेंगे, ठीक है। कांकेर में दूध नदी के तट पर रामनाथ मंदिर का भी निर्माण इन्होंने किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखें। कर्णराज माने कृष्णा। 1206 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इसके मृत्यु के पश्चात उसका जो बेटा था जैतराज, वह राजा बना, बहुत बहादुर था, ठीक है। ये पूरा डिटेल में इसलिए लिखा हूं क्योंकि आप लोग जो है वो मेंस में आंसर लिख पाए, आपके लिए एक नोट्स जो है वो होगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। राज्य विस्तार के लिए पड़ोसी राज्यों पर हमला किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैतराज बहादुर था, तभी तो वो राज्य विस्तार कर रहे हैं। अपने साम्राज्य के दौरान सोमवंश के अन्य शाखाओं को फिर से मुख्य शाखा के साथ मिला लिया।
तो कितना बहादुर रहा होगा आप खुद सोच लो। जो इनका बिखरा था उसको कोलाइड कर लिया और इन्होंने क्या किया, ठीक है, सभी को एक साथ जोड़ लिया, संयुक्त रूप से उसने शासन किया। और 1258 है ना, वो 1258 है ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके इंग्लिश को नोट्स आपको अलग से मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके ट्रांसलेशन डायरेक्टली नहीं हो पाए थे, ये मैं आपको भिजवा दूंगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको याद रखें, जयतराज की मृत्यु के बाद अगर हम बोले आफ्टर जयतराज, तो कौन यहां पर शासन किया? इसके बेटे जो थे सोमचंद्र, ये राजा बने, ठीक है। कांकेर राज्य इससे मजबूत हो गया और 1306 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। फिर 1306 के बाद आपका भानुदेव, ये आप लोग नाम याद रखें, इसमें नाम ही इंपॉर्टेंट है, राज्य का राजा बना। इनको पड़ोसी राज्यों द्वारा बहुत हमलों का सामना करना पड़ा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप देखें यहां पर जो दुश्मनी है, ठीक है, आप देखोगे कि जयतराज ने काफी हिम्मत दिखाई, कोलाइड किया, तो उससे दुश्मन भी बनते गए। लेकिन इसके बाद जो राजा बना तो उसके ऊपर आक्रमण फिर बाद में होने लगे, ठीक है। इसके जितने भी पड़ोसी थे वो हमला करने लगे, लेकिन वो सफलतापूर्वक क्या रहा, डटा रहा भाई, और हराया भी। तो भानुदेव की जब मृत्यु हुई तो उसका बेटा एक चंद्रसेन देव ये राजा बनता है, ठीक है। उन्होंने एक भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चंद्रसेन देव 1344 ईस्वी तक शासन किया और चंद्रसेन देव सोमवंश के अंतिम राजा थे। कौन सा सोमवंश? तो ये कांकेर के जो सोमवंश थे उसको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सिंहराज इसके फाउंडर थे और लास्ट रूलर थे आपके चंद्र, ठीक है, सेन देव, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर सिहावा वाला जो मंदिर है ये आप लोग याद रखें, कर्णराज। इसको याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूं, इसी को ही कर्णेश्वर मंदिर कहा जाता है। कर्णेश्वर याद रखना, कर्ण से बना ना, तो कृष्णा या कर्णेश्वर। तो आज हम जानते हैं उसको कर्णेश्वर महादेव मंदिर, जो कि एक शिव टेंपल है। किसने बनाया है? तो कृष्णा ने बनाया। अब आपको पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। महानदी के दूध नदी के तट पर भी इसने रामनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये काफी प्रतापी शासक थे और ये बार बार आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में।